Hi everyone, before we start with the video, ठीक है, I just want to tell you that Unacademy has started the coaching for judiciary also. As we know that Unacademy is one of the India's largest online education platform. ठीक है, आई एम ऑल्सो टीचिंग देयर. आप वहाँ पे मेरी स्पेशल लाइव क्लासेस देख सकते हो टू एक्सेस दैट फॉर फ्री. ठीक है, उसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वीवी लॉ. उनको कैसे आपने एक्सेस करना है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सारी उसमें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. देन यू हैव टू सेलेक्ट द गोल जुडिशरी. फिर आपको कोड यूज़ करना है वीवी लॉ. ठीक है, देयर आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सीपीसी, आपके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अभी ये कोर्स चल रहा है. ठीक है, बाकी अगर आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, सामने आप देख सकते हो, आप कोई भी इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको ये सब फैसिलिटीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये सब मिलेंगी. और भी टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जिनकी आपको वीडियोज़ मिलेंगी. सो ये था अनअकैडमी के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद आवर MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ CPC. आवर फर्स्ट MCQ इज़ decree as defined in section 2 subclause 2 CPC includes what? Rejection of plaint, determination of any equation under section 144, both A and B, neither A nor B. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ ए एंड बी. डिक्री क्या क्या इंक्लूड करता है? डिक्री इंक्लूड करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, दैट इज़ गिवन इन, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11. ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट. ठीक है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैटर इन डिस्प्यूट इज डिक्री. सो एनी क्वेश्चन 144 सेक्शन क्या है? रेस्टिट्यूशन से. सो दोनों ही डिक्री में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, as per section 9 CPC, the courts shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly barred, suits of which their cognizance is impliedly barred, either A or B, neither A nor B. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज़ ईदर ए और बी. ठीक है, सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बार्ड. ठीक है, कोई और जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स हो गई, ठीक है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है तो दैट इज़ एक्सप्रेसली बार्ड. इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब होता है दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में अनअकैडमी पे आप लोगों को करवाए हुए हैं. ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो. आप लोगों को मिलते रहते हैं अपडेट्स की कब कब क्लासेस होती हैं. Next MCQ is section 10 deals with the doctrine of res judicata, res ipsa loquitur, res sub judice, all of the above. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज रेस सब जुडिस. एज वी नो दैट सेक्शन 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेस सब जुडिस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट. Fourth question is explanation 10 of CPC provides that the pendency of a suit in a foreign court precludes the court in India from trying a suit founded on the same cause of action, does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action, in certain situations precludes the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action, none of the above. सो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 10 क्या कहती है? 10 किस चीज़ से डील करता है? स्टे ऑफ सूट, दैट इज़ रेस सब जुडिस. इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन. ठीक है, जो उसकी ये एक्सेप्शन है सेक्शन 10 की कि वो अगर कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो वो कोर्ट को, ठीक है, वो प्रिक्लूड नहीं करती है फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन इंडिया, अगर वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज explanation 6 to section 11 deals with what? Summary suits, interpleader suits, representative suits, none of the above. So the correct answer is representative suits. C is the correct option. Sixth question is section 15 CPC provides that every suit shall be instituted in the court of dash competent to try it. Every suit कहाँ पे institute होगा? The court of lowest grade, that is D is the correct option. Next question is section 13 provides that a foreign judgment is not conclusive where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, it has not been given on the merits of the case, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, any of the above. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज़ एनी ऑफ द अबव. ठीक है, सेक्शन 13 में आपको कुछ बार्स दी हुई हैं. अगर आपका केस उन बार्स में फॉल कर जाता है देन इट वॉन्ट बी रेस जुडिकाटा, अदरवाइज वो रेस जुडिकाटा होगा, क्योंकि फॉरेन जजमेंट को हमें उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी हम अपनी कोर्ट्स की जजमेंट को देते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे अपने स्टैट्यूट के अंडर ही फॉर्म होती हैं. ठीक है, ये कंक्लूसिव तब नहीं होगा जब ये इनमें से कहीं पे फॉल करता है. तो एनी ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर.
Next question is explanation 1 of section 11 CPC provides that the expression former suit shall denote a suit which has been instituted prior to the suit in question, a suit which has been instituted and decided prior to the suit in question, a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. None of the above. So the correct answer is C option, that is a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. क्योंकि it depends upon the date on which the suit is decided, not on the date on which the suit is instituted. क्योंकि सेक्शन 11 किस चीज़ से डील करता है? सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा से डील करता है. दैट मीन्स द केस दैट इज डिसाइडेड. सो ये डिपेंड उस चीज़ पे करेगा कि केस कब डिसाइड हुआ था, ना कि केस कब इंस्टीट्यूट होगा. दैट इज़ द फॉर्मर सूट. सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको डिटेल में देखने हैं ये टॉपिक तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे वीडियोस आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explanation 5 of section 11 CPC provides that any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused, shall not for the purpose of this section be deemed to have been refused, may for the purpose of this section deemed to have been refused, may not for the purpose of this section deemed to have been refused. So the correct answer to this is A option, that is shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? ठीक है, अगर आप सॉरी, एक्सप्लेनेशन 5 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी रिलीफ क्लेम करते हो आप प्लेंट में विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री. ठीक है, प्लेंट जब प्लेंटिव फाइल करता है तो उसमें सारे ग्राउंड्स लिखता है जो भी उसको चाहिए. ठीक है, अगर अब उनमें ग्राउंड्स में कोर्ट हर कोई रिलीफ आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, कुछ रिलीफ्स कोर्ट नहीं देगी आपको, जो वो रिलीफ्स रिजेक्ट कर दिए हैं ठीक है कोर्ट ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिव दोबारा सेम ग्राउंड्स पे लिटिगेशन फाइल करेगा. सो दैट विल बी रेस जुडिकाटा. ये यही कहती है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अगर कोर्ट ने वो रिलीफ ग्रांट नहीं किए हैं, शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप सबको समझ में आ रहा है. दिस MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर लास्ट MCQ इज Section 25 CPC deals with the power of High Court to transfer suits, Supreme Court to transfer suits, District Court to transfer suits, all of the above. So the correct answer to this is B option, that is Supreme Court to transfer suits. So ये थे हमारे CPC के कुछ important questions जो हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो मुझे, आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं. यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर लेना और अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी. ठीक है, बाय गाइज, टेक केयर.